घोड़े हमारा साथ मुसलसल दिए जा रहे थे। अभी तक उनके अंदाज में थकन नहीं पैदा हुई थी और हमें यकीन था कि अगर मौसम معتدل रहा तो घोड़े हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जगह जगह उनके लिए खुराक का बंदोबस्त हो जाता था, जिसकी यहाँ सहराए आजम में कमी नहीं थी। अब टीलों का इलाका पीछे रह गया था और शाम होने लगी थी। यूं भी सफर की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज नहीं रखी गई थी। फिर हमने एक जगह कयाम के लिए मुंतखब कर ली। एक बड़ा सा टीला पुष्ट पर था और उसके दरमियानी कटाव में हम आसानी से समा सकते थे। घोड़ों को भी इसी जगह महफूज किया जा सकता था, लेकिन आग वगैरह जलाने का अव्वल तो कोई बंदोबस्त नहीं था, और अगर बंदोबस्त भी होता तो हम आग रोशन करने की जुर्रत भी नहीं कर सकते थे। इस तरह तो उन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया जाता। वक्त पुरसुकून गुजरा और दूसरी सुबह हमने दोबारा सफर का आगाज कर दिया। प्रोफेसर जोनाथन ने बताया कि उसके मुतय्यन करदा 20 मील शायद दोपहर तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो भी जगह मिलेगी वहां कयाम करना होगा और किसी दूसरे पैगाम का इंतजार करना होगा। सफर जारी रहा और बिलाखिर 20 मील पूरे हो गए। जिस जगह हम लोग मौजूद थे वहां अच्छा खासा जंगल था, कहीं कहीं टीले भी मौजूद थे। मौसम सर्द हो गया था और तेज हवाएं चल रही थी, जिनकी वजह से लिबास का हमें खास तौर से बंदोबस्त करना पड़ा। फिर मामूल के मुताबिक हम लोग अपनी अपनी ड्यूटियों पर मुस्तैद हो गए। 3 आदमी सो गए थे, एक आदमी जागता रहा और ये प्रोफेसर जोनाथन था। बाकी लोगों को जरा ज्यादा ही नींद आ गई थी, क्योंकि जब सुबह को मेरी आंख खुली तो 5 बज चुके थे और प्रोफेसर जोनाथन अपनी जगह मुस्तैद था। बर्ड और मैकनो को उसने उनकी ड्यूटी के वक्त नहीं उठाया था। मेरा नंबर उन दोनों के बाद था, लिहाजा मैं भी देर तक सोता रहा। जोनाथन की इस मुशक्कत पर मुझे अफसोस हुआ और मैं जल्दी से उठकर उसके पास पहुंच गया। मैंने कहा, ये बात गलत है मिस्टर जोनाथन। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, आप अब तक जाग रहे हैं, आपको चाहिए था कि ड्यूटी का वक्त खत्म होने पर इन लोगों को उठा देते। वो बोले, भाई इंसान जिंदगी में जिस कदर मुशक्कत कर ले खुद उसी के लिए फायदेमंद होती है। ये लोग ऐसी मस्त नींद सो रहे थे कि मुझे इनमें से किसी को उठाते हुए दुख महसूस हुआ। ताहम कोई बात नहीं है, अभी 5 बजे हैं, अब मैं आराम किए लेता हूँ। तुम तो अब जाग ही गए हो। मैंने प्रोफेसर को सोने के लिए हिदायत कर दी और वो थोड़ी देर के बाद सो गया। फिर खूब दिन चमक उठा था जब बर्ड और मैकनो जागे। वो बेचारे भी शर्मिंदा नजर आ रहे थे। मुझे ड्यूटी पर मुस्तैद देखकर उन्होंने वही बातें की जो मैंने प्रोफेसर से की थी। मैं हंस पड़ा। मैंने उन्हें बताया कि मैं 5 बजे जागा हूँ और उस वक्त तक बेचारा प्रोफेसर ड्यूटी देता रहा था। बर्ड ने कहा, वैसे ये गलत बात है चीफ, हर शख्स को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने दी जाए। मैंने कहा, चलो अपनी सजा इस तरह पूरी कर लो कि जल्दी से नाश्ता तैयार करो। बर्ड मुस्तैदी से अपना काम करने में मसरूफ हो गया। हमने नाश्ता किया और ये देखकर जरा सी तशवीश हुई कि अब हमारे खाने पीने की अशिया ज्यादा अरसे तक हमारा साथ नहीं दे सकती थी। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही थी। इसके लिए हम लोगों ने आपस में मशवरा किया और तय ये किया कि अब रास्ते में खाने पीने की जो भी चीज दस्तयाब होगी उसे हासिल करेंगे। खास तौर से गोश्त का बंदोबस्त करने का फैसला किया गया था, क्योंकि उसका हुसूल मुश्किल नहीं था। इसके अलावा पानी की फिक्र भी थी। बर्ड ने कहा, हैरत की बात है चीफ कि इन रास्तों पर हमें कोई अफ्रीकी बस्ती नहीं मिल सकी। अगर ऐसी कोई बस्ती मिल जाए तो वहां से हमें खाने पीने की चीजें जरूर दस्तयाब हो सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है, कुदरत हमारे लिए जो रास्ते मुंतखब करेगी हम उनसे अलग तो नहीं हट सकते। नाश्ते से फारिग होने के बाद हमने घोड़ों को घास खिलाई, पानी पिलाया और उसके बाद उन पर सवार होकर आगे बढ़ने लगे। मैंने प्रोफेसर जोनाथन से पूछा कि उसने अपनी ट्रांसमीटर मशीन पर कोई पैगाम सुना, तो प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। मैं हैरत से चौंक पड़ा। क्या मतलब? आपने इस बारे में कोई तस्करा नहीं किया? प्रोफेसर ने कहा, तुमने पूछा ही नहीं। और फिर उस वक्त मुझे शदीद नींद आ रही थी। मैंने पूछा, क्या पैगाम था? प्रोफेसर बोला, उस शख्स का मसला हल हो गया, वो सिर्फ एक पॉइंट का चौकीदार था। उन लोगों को तवक्को नहीं थी कि हम लोग उस पॉइंट की तरफ निकल जाएंगे, लेकिन शायद अभी तक उन्हें उस पॉइंट के चौकीदार की मौत का इल्म नहीं हुआ। इस बात पर हैरत का इजहार किया गया था कि पॉइंट 9 से कोई जवाब नहीं मिला, बल्कि चंद लोगों को हिदायत भी कर दी गई है कि पॉइंट 9 का जायजा लिया जाए। मैंने कहा, इसका मतलब है कि उन लोगों को हमारी समत का अंदाजा हो जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, लेकिन हम जितना फासला तय करके आ चुके हैं उस फासले को उनके लिए जल्द उबूर करना आसान नहीं है। अब आगे चलकर हमें बाईं समत का रुख इख्तियार करना है। मैंने पूछा, आपकी मशीन उस समत का इशारा करती है? प्रोफेसर ने कहा, हाँ। मैंने कहा, एक और सवाल करना चाहता हूँ प्रोफेसर, क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम हो सकता कि किसी तरह हम उनका पैगाम सुन रहे हैं? प्रोफेसर ने कहा, बज़ाहिर तो इसका कोई इम्कान नहीं। मैंने कहा, मेरा मतलब है आपकी ये मशीन अपना कोई इशारा तो नहीं छोड़ती? प्रोफेसर बोला, ये सिर्फ रिसीवर है, इसमें नशरियाती निज़ाम ही नहीं है जिसकी बिना पर यह अंदाज़ा हो सके कि कोई मशीन उनकी गुफ्तगू में मुदाखलत कर रही है। मैंने कहा, गुड, ये बहुत अच्छी बात है। प्रोफेसर के बताए हुए रास्ते पर पहुंचने के बाद हम लोग बाईं समत को घूम गए
ये एक छोटा सा दर्रा था जिसके दोनों समत चट्टानी टीले बिखरे हुए थे। दर्रे में किसी कदर गहराई थी। हम उस गहराई में उतरते चले गए और तकरीबन 4 मील का फासला तय करने के बाद बुलंदी पर चढ़ने लगे। जब उस दर्रे का इख्तिताम हुआ तो हमें पथरीले टीलों का एक सिलसिला नजर आया जिनके दरमियान कुदरती फूलों के तख्ते लगे हुए थे। यहाँ आसपास खुदरा जंगली फलों के दरख्त थे जिनके बारे में ये अंदाजा नहीं था कि ये फल क्या हैसियत रखते हैं, लेकिन खुराक के ज़ख़ीरे में कमी होने की वजह से हमें उन फलों की जानिब राग़िब होना पड़ा। छोटे छोटे तकरीबन 2 इंच साइज के फल थे जिनका रंग ऊपर से जर्द और अंदर से वो गहरे सुर्ख निकले। उनमें माल्टों की सी मिठास और पानी मौजूद था। बहरहाल ये फल हमारे लिए अजनबी थे। मैकनो ने अलबत्ता हमारी उलझन की तरदीद कर दी। बोला, नहीं, अफ्रीकी ज़बान में ये फल लोगोस कहलाते हैं और चीफ आप इन्हें बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि ये इंतहाई लजीज और तवानाई बख्श हैं। आप इन्हें खाकर देखिए, आपको अपने जिस्म में एक अजीब सी फरहत का एहसास होगा। मैकनो का कहना दर हकीकत दुरुस्त था। फल यहाँ इतनी तादाद में मौजूद थे कि अगर उनको तोड़कर जमा किया जाता तो कई ट्रक भर जाते। हमने ज़रूरत के मुताबिक उन्हें तोड़ लिया और फिर वहाँ से आगे बढ़ गए। प्रोफेसर जोनाथन की निगाहें इस दौरान चारों तरफ भटकती रहीं। फिर अचानक उन्होंने क़याम करने का फैसला कर लिया। हालांकि अभी हमें सफ़र करते हुए इतना वक्त नहीं गुजरा था कि क़याम की ज़रूरत पेश आती। प्रोफेसर जोनाथन के इसरार पर हम सब आमादा हो गए और एक जगह मुंतखब करके एक खैमा लगा लिया। घोड़े चरने के लिए छोड़ दिए गए और वो हमसे ज़्यादा ज़हीन निकले क्योंकि उन्होंने हमसे आज़ादी हासिल करते ही फलों वाली झाड़ियों पर मुंह मारे थे और तवानाई हासिल करने में मसरूफ़ हो गए थे। प्रोफेसर जोनाथन अपना वही पैड सामने रखते हुए बैठा था और पेंसिल से उस पर कुछ निशान लगाता जा रहा था। हम सब आराम करने के लिए लेट गए थे। बर्ड छोटी छोटी कंकरियों से जमीन पर निशानात बना रहा था और उन पर कंकरियां रखता जा रहा था। उसका जहन किसी सोच में डूबा हुआ था। प्रोफेसर थोड़ी देर तक बैठा कागज पर हिसाबात लगाता रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठकर एक समत बढ़ गया। अतराफ के माहौल में कोई ऐसी बात नहीं थी जो हमारे लिए तशवीशनाक होती। सिर्फ उन लोगों का ख्याल था जो बकौल प्रोफेसर पॉइंट 9 पर पहुंचकर मरने वाले का सुराग लगा लेंगे और फिर हमारी तलाश में चल पड़ेंगे। लेकिन अभी तक किसी की आमद का कोई सुराग नहीं मिला था। प्रोफेसर टीलों की आड़ में रूपोश हो गया। गालिबन चहलकदमी कर रहा था। 10 मिनट गुजर गए, फिर 15 और फिर 20 और फिर दफतन हमें प्रोफेसर की आवाज़ सुनाई दी। वो चीख चीख कर मुझे पुकार रहा था। हम उसकी दूसरी आवाज़ पर ही उठकर मुस्तैद हो गए थे और अपनी राइफलें संभाल कर प्रोफेसर की तरफ दौड़ पड़े। मैकनो फुर्ती से एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया था और वहां खड़े होकर चारों तरफ निगाहें दौड़ाने लगा। उसी ने प्रोफेसर की तरफ हमारी रहनुमाई की, लेकिन खुद टीले पर जमा रहा। मैं और बर्ड प्रोफेसर के नज़दीक पहुंचे तो प्रोफेसर एक टीले की आड़ में बने हुए गार के दहाने पर खड़ा नजर आया। मैंने मुस्तरबाना अंदाज में सवाल किया, खैरियत प्रोफेसर? वो बोला, हाँ हाँ, मैकनो को भी बुला लो। मैं किसी बैरूनी खतरे की वजह से नहीं चीखा था। आओ अंदर आओ, ये गार यकीनन तुम्हारे लिए दिलचस्पी का बायस होगा। मैं हैरत से गार के दहाने की समत देखने लगा। फिर मैंने मैकनो को आवाज़ दी और बर्ड को वहां छोड़कर प्रोफेसर के साथ गार में दाखिल हो गया। अंदर तारीकी फैली हुई थी, लेकिन गार में कदम रखते ही प्रोफेसर ने टॉर्च रोशन कर ली। टॉर्च की रोशनी ने गार का जो अंदरूनी मंजर पेश किया उसे देखकर मैं हैरान रह गया। टॉर्च की रोशनी एक ऐसे हिस्से को मुनव्वर कर रही थी जहां काफी सामान मौजूद था। खुराक के डिब्बे, खाने पीने की दूसरी अशिया, ऑयल स्टव, केरोसिन ऑयल के खास किस्म के सरबमोहर डिब्बे और चंद बर्तन वगैरह। अभी मैं इन चीजों को देख ही रहा था कि दफतन मुझे एक कराह सुनाई दी और मैं उछल पड़ा। तब आहिस्ता आहिस्ता प्रोफेसर की टॉर्च की रोशनी का दायरा अपनी जगह से हरकत करके 2 इंसानी जिस्मों पर मरकूज हो गया। दोनों जिस्म गठड़ी की शक्ल में लिपटे पड़े थे। मैं बेइख्तियार आगे बढ़ा और उन्हें करीब से देखने लगा। वो दोनों औरतें थीं। मैंने मुतहय्यराना अंदाज में पलटकर प्रोफेसर जोनाथन की शक्ल देखी, लेकिन उसका चेहरा तारीकी में होने की वजह से उसके तासुरात का कोई अंदाजा नहीं लगा सका। उस वक्त बर्ड और मैकनो भी अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने अपनी टॉर्चें रोशन कर रखी थीं, जिसकी वजह से गार का माहौल कुछ और मुनव्वर हो गया। उनमें से किसी ने सूरत हाल मालूम करने के लिए जबान खोली ही थी कि उनकी निगाहें भी उन इंसानी जिस्मों पर पड़ गईं। बर्ड नजदीक आ गया और उसने मुतहय्यराना अंदाज में कहा, मेरे खुदा, लाशें। उसी वक्त एक लाश में अचानक जुम्बिश हुई और उसने दोनों हाथ जमीन पर टिकाकर उठने की कोशिश की। फिर दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक दहशतजदा चीख निकली और फिर वो जमीन पर गिर पड़ी। अब उसके बदन में नुमाया लर्जिश महसूस हो रही थी। उसने दोनों हाथ आंखों पर रख लिए और दहशतजदा लहजे में चीखने लगी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। क्या मिलेगा तुम्हें हम दोनों की जिंदगी लेकर? क्या मिलेगा तुम्हें? खुदा के लिए माफ कर दो।
उस आवाज में बड़ी बेबसी और दहशत का अंसर नुमाया था। प्रोफेसर ने एक गहरी सांस ली और फिर उसके करीब पहुंच गया। बोला, उठकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं और तुम्हारी जिंदगी नहीं लेना चाहते। वो बोली, झूठ बोलते हो, बकवास करते हो, तुमने मेरे पप्पा को मार डाला और मैं कुछ नहीं जानती। यकीन करो, मैं कुछ नहीं जानती। अगर मैं कुछ जानती होती तो तुम्हें सब कुछ बता देती। मुझे अपनी और कैनिस की जिंदगी अजीज है। खुदा के लिए हमें माफ कर दो। प्रोफेसर सर्द लहजे में बोला, मैं कहता हूँ उठकर बैठ जाओ, अपने आप को संभालो। हम वो नहीं हैं जो तुम समझ रही हो। हम तो इत्तेफाकिया तौर पर तुम तक पहुंच गए हैं। अपने आप को संभालो लड़की। मैं टॉर्च की रोशनी में उन दोनों का जायजा ले रहा था। दूसरी लड़की भी जिंदा थी और गालिबन गहरी नींद सो रही थी, क्योंकि उस आवाज पर भी उसके बदन में जुम्बिश नहीं पैदा हुई थी। लड़की ने चेहरे से हाथ हटा लिए। प्रोफेसर की हिदायत पर टॉर्च की रोशनी का दायरा उस पर से हटा लिया गया। प्रोफेसर ने कहा, आओ हमारे साथ बाहर आओ, बाहर चलकर तुमसे बातचीत की जाएगी। वो बोली, नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम धोखा दे रहे हो मुझे। तुम गलत फहमियों का शिकार हो। जो कुछ भी जानते थे वही लोग जानते थे। हम तो सिर्फ तफरीहन ही उनके साथ चले आए थे। अफ्रीका को देखने के शौक में हम कुछ नहीं जानते। यकीन करो, मैं और कैनिस इस सिलसिले में बिल्कुल लाइल्म हैं। प्रोफेसर ने कहा, तुम्हें समझाने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया जा सकता है? बाहर आओ लड़की, तुम्हारे फायदे की ही बात है। लड़की ने कांपती हुई आवाज में कहा, ठहरो, मैं कैनिस को जगा दूं। और फिर दूसरी लड़की को झंझोड़ने लगी। कैनिस, उठो उठो, कैनिस जागो, हम एक बार फिर खतरात में घिर चुके हैं। जाग जाओ कैनिस। बमुश्किल तमाम दूसरी लड़की जागी और आंखें खोलती हुई उठ गई। बर्ड ने मैकनो की तरफ रुख करके आहिस्ता से कुछ कहा था। अल्फाज मेरी समझ में नहीं आ सके, लेकिन मैकनो तो वैसे भी पथरीला इंसान था, बहुत कम किसी बात से मुतासिर होता था। बमुश्किल तमाम हम लड़कियों को बाहर निकाल कर लाए। अब हमने उनका हुलिया गौर से देखा। बोसीदा लिबास थे, बाल बिखरे हुए थे, लेकिन दोनों बेहद खूबसूरत थीं और किसी यूरोपियन नस्ल की ही लड़कियां मालूम होती थीं। जबान भी शुस्ता किस्म की अंग्रेजी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि वो अंग्रेज हैं। दोनों के चेहरे खौफ की आमाजगाह बने हुए थे। उन्होंने गहरी निगाहों से मुझे, प्रोफेसर को, फिर बर्ड और मैकनो को देखा। फिर वो लड़की जिससे प्रोफेसर की गुफ्तगू हुई थी, खुश्क होंठों पर जबान फेर कर दूसरी लड़की से बोली, कैनिस, ये वाकई वो लोग नहीं हैं। इनमें से कोई भी वो नहीं है। सुनिए मिस्टर, क्या वाकई आपका ताल्लुक हमारे दुश्मनों से नहीं है? प्रोफेसर ने कहा। एक ही जुमले को बार बार दोहराते हुए अफसोस होता है। वो बोली, मैं लिजी हूँ, लिजी वॉल्टर जॉन। वॉल्टर जॉन हमारे डैडी थे और हम लेकिन आप लोग कौन हैं? प्रोफेसर ने कहा, मुहिमजू, सहरा आजम में मुहिमात सर करने के लिए आए हैं। शिकार और हाथी दांत की तलाश हमारा मशगला है। तुम मुझे जोनाथन के नाम से पुकार सकती हो। ये मिस्टर ए हैं, ये मिस्टर एली हैं और ये मेरे साथी बर्ड और मैकनो। वो बोली, ओह जनाब, हमारी मदद कीजिए। अगर आप वाकई हमारे दुश्मनों में से नहीं हैं तो हमारी मदद कीजिए। हम सख्त मुसीबत का शिकार हैं। मेरे डैडी उनके हाथों मारे जा चुके हैं। पापा बेहद अच्छे इंसान थे, बहुत खुश मिजाज और बहुत बहादुर, लेकिन खुदा गारत करे मिथाइस को, जिसने पप्पा जैसे इंसान की जान ले ली। उसने पप्पा के बदन को गोलियों से छलनी कर डाला। मेरे पप्पा बहुत अच्छे थे। लिजी वॉल्टर जॉन सिसकियां लेने लगी और फिर उसकी आवाज तेज होने लगी। प्रोफेसर ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी लिजी, मुझे बहुत अफसोस है, हम सबको बेहद अफसोस है। लेकिन ये मिथाइस कौन था? वो बोली, पप्पा का सेक्रेटरी। सब कुछ पप्पा ने उसे सौंप कर बहुत बड़ी गलती की। इस किस्म के लोग काबिल भरोसा नहीं होते, लेकिन पप्पा तबीयतन बहुत मासूम थे। वो गोलियां चलाना जानते थे, लेकिन दोस्तों पर नहीं, और दोस्तों ही ने उन्हें धोखा दिया। प्रोफेसर ने कहा, बैठ जाओ, मुझे अपने बारे में पूरी तफसील बताओ। वो बोली, जनाब, आप हमारी मदद कीजिए, हमें बस किसी ऐसी जगह छोड़ दीजिए जहां से हम अपने वतन वापस जा सकें। प्रोफेसर ने पूछा, कहां से ताल्लुक है तुम्हारा? वो बोली, आयरलैंड से। पापा वहीं रहते थे। मिथाइस उनका असिस्टेंट था। पापा बहुत सी मुहिमात सर कर चुके थे और इस बार भी वो सहराए आजम में किसी खजाने के चक्कर में आए थे। उनके पास खजाने का नक्शा मौजूद था। मिथाइस उनका असिस्टेंट था। सारा गिरोह उसी ने इकट्ठा किया और यहीं पप्पा से गलती हो गई। उन्हें ये बात जान लेना चाहिए थी कि मिथाइस गद्दारी भी कर सकता है। तमाम लोग उसी के साथी थे और पप्पा ये समझते थे कि वो सब उनके गुलाम हैं। पप्पा ने खजाने के बारे में खासी मालूमात हासिल कर ली थी, लेकिन मिथाइस नहीं चाहता था कि उस खजाने में किसी और का भी हिस्सा हो। उसे तो सिर्फ 10% मिलना था और इस 10% में उसे पूरे गिरोह को भी कुछ न कुछ देना था। भला वो ये क्यों कर पसंद करता कि सिर्फ 10% पर गुजारा करे? प्रोफेसर ने गर्दन हिलाते हुए कहा, तो ये किसी खजाने का मामला है। वो बोली, जनाब आली, आप यकीन कीजिए, हम लोगों में से किसी को भी उस खजाने के बारे में कुछ मालूम नहीं है।
ہم نے تو ضد کر کے پپا کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم تو افریقہ کی زندگی دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم بڑے ہولناک مصائب سے گزرے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے سر، آپ پلیز ہماری مدد کیجئے۔ صرف کسی ایسی جگہ پہنچا دیجئے جہاں سے ہم وطن واپس جا سکیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، چاہے ہمیں بھیک مانگنی پڑے، ہم کرائے کا بندوبست بھی کر لیں گے۔ پروفیسر نے کہا، بیبی، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں، چونکہ ہم جس خطے میں آ نکلے ہیں اس کے بارے میں ہمیں خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ کیا تم ہمیں اس علاقے کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ وہ بولی، نہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ پروفیسر نے پوچھا، تمہارا ذریعہ سفر کیا تھا؟ وہ بولی، پہلے پپا لینڈ روور میں آئے تھے، 3 گاڑیاں تھیں ہمارے ساتھ، لیکن اس کے بعد جب لینڈ روور ناقابل عبور راستوں کے قریب پہنچی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہم نے پیدل سفر جاری رکھا۔ پوچھا، تم کافی سامان کے ساتھ اس غار میں موجود ہو؟ وہ بولی، ہاں، یہ سامان میں نے ہمت کر کے اٹھا لیا تھا۔ کینس پر بھی میں نے کافی سامان لاد دیا تھا۔ کیا کرتے؟ وہ لوگ ہمیں اپنی دانست میں باندھ کر چلے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے چالاکی سے کام لیا۔ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا، پورا قصہ کیا ہے؟ وہ بولی، پپا خزانے کے سوراخ تک پہنچ چکے تھے، لیکن متھائس ان سے غداری کر گیا۔ اس نے پپا سے کہا کہ وہ اس خزانے میں ان کا حصہ نہیں چاہتا، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ پاپا بھی غصے والے تھے۔ مقابلہ ہوا، لیکن سارے گروہ نے متھائس کا ساتھ دیا اور متھائس نے پاپا کے پورے بدن میں گولیاں ہی گولیاں اتار دیں۔ اس کے بعد اس نے ہمیں ساتھ لیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہمارے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی۔ پاپا نے نقشے کا تھوڑا سا حصہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تھا۔ متھائس بہت سر مارتا رہا، لیکن وہ خزانے تک نہ پہنچ سکا، اور اس کے بعد اس نے ہم پر تشدد شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم ضرور اس خزانے کے معاملے میں تفصیلات جانتے ہیں، لیکن بھلا ہمیں کیا معلوم تھا۔ متھائس نے ہمیں بہت دھمکیاں دیں۔ وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا تھا، ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا۔ خزانے کے نزدیک آ کر خزانے کا حاصل نہ ہونا اس کے لیے انتہائی دکھ کی بات تھی، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے وقت سے پہلے کیوں پاپا کو قتل کر دیا۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ ہم پر تشدد کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروہ کے ساتھ خزانے کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتا۔ اس رات، یہ اب سے 6-7 دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں اسی طرح بندھا ہوا چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے ایک کیمپ لگا رکھا تھا۔ میں نے اور کینس نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ کھول دیے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سب سامان اٹھا کر نکل بھاگے۔ ہمیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی جہاں ہم ان کی نگاہوں سے محفوظ رہیں۔ کافی فاصلہ طے کر کے ہمیں یہ غار نظر آیا اور ہم اس میں داخل ہو گئے۔ جب سے ہم اسی غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن کھانے کو دل کس کا چاہتا ہے؟ پاپا کی موت نے ہمیں نڈھال کر دیا ہے، پھر ان واقعات نے۔ آخر ہم کیسے اپنے وطن واپس جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو راستہ بھی نہیں معلوم۔ برڈ کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار ابھر آئے تھے۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر کینس کو تسلی دیتے ہوئے کہا، تم فکر مت کرو خوبصورت لڑکی، میرا نام برڈ ہے، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری منزل پر پہنچا کر ہی دم لوں گا۔ لیزی رو رہی تھی، لیکن برڈ تسلی کینس کو دے رہا تھا۔ یہ اس کی شریر فطرت کا ایک پہلو تھا، بلکہ اس نے بہت زیادہ ہمدردی جتانے کی کوششیں کرتے ہوئے کینس کی کمر میں ہاتھ بھی ڈال دیا۔ اس لڑکی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لیزی برابر روتے ہوئے اپنی کہانی سنا رہی تھی اور بار بار درخواست کر رہی تھی کہ ہم لوگوں کو تکلیف تو ہوگی، لیکن انہیں کسی بھی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے جہاں سے وہ اپنی منزل پا سکیں۔ بالآخر پروفیسر جوناتھن نے لیزی سے وعدہ کیا کہ اگر کوئی بستی نظر آئی تو وہ وہاں سے سمت کا تعین کر لیں گے۔ اس کے بعد یقیناً انہیں کسی ایسی جگہ پہنچا دیا جائے گا جہاں سے وہ اپنے وطن واپس جا سکیں۔ لیزی کو کسی قدر اطمینان ہوا اور پھر اس کی ہچکیاں رک گئیں۔ لیزی نے کہا، اس وقت تک آپ ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھیے جناب، ہم اپنے دشمنوں سے بہت خوف زدہ ہیں۔ پروفیسر نے پوچھا، متھائس کے ساتھ کتنے افراد ہیں؟ وہ بولی، تقریباً 12۔ ہم کل 16 افراد تھے، 1 پاپا، 2 ہم، 1 متھائس اور 12 افراد وہ جنہیں متھائس گروہ کی شکل میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ پروفیسر نے کہا، ٹھیک ہے، تم لوگ اپنے سامان کی پیکنگ کر لو اور ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لڑکی نے کینس کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور کینس خاموشی سے اس کے ساتھ غار میں داخل ہو گئی۔ میں گہری نگاہوں سے پروفیسر جوناتھن کا چہرہ دیکھ رہا تھا، جس پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ان لڑکیوں کی دکھ بھری داستان سے متاثر نہیں معلوم ہوتے تھے۔ میں نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا تو انہوں نے شانے ہلا دیے، جیسے اظہار کر رہے ہوں کہ اس سلسلے میں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ برڈ نے اس سلسلے میں بڑی مسرت کا اظہار کیا تھا۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں پروفیسر سے کہا، تو پھر اب کیا پروگرام ہے؟ کیا اب ان لڑکیوں کو ان کی منزل تک پہنچانا ہے؟ بلکہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہم اپنے مشن میں انہیں بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں،
फिर जब हम वापस लौटेंगे तो यकीनन इनके लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त कर देंगे। भला अभी से अपना रास्ता काट कर इनके लिए सरगर्म अमल हो जाना क्या मानी रखता है। प्रोफेसर मुस्कुराती निगाहों से बर्ड को देख रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, हम इनको अपने साथ रखेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में है। थोड़ी देर के बाद लड़कियां अपने सामान के बैग उठाए हुए गार से बाहर आ गईं। खासे वजनी बैग थे जिन्हें संभाल कर चलना उनके बस की बात नहीं थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए लिज़ी को देखा और आहिस्ता से बोला, ये सामान अपने शाने पर लाद लो। लिज़ी ने कहा, हाँ यकीनन, लेकिन वो उस वजनी बोझ को उठा नहीं सकी थी। यही कैफियत कैनिस की भी थी। प्रोफेसर बोला, क्यों, अब तुम्हें ये वजन उठाते हुए क्यों दिक्कत महसूस हो रही है? लिज़ी ने कमज़ोर लहजे में कहा, वजन बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है हम इसमें से कुछ सामान ज़ाया कर दें। प्रोफेसर ने कहा, हालांकि तुम ये वजन उठाकर अच्छा खासा सफ़र तय कर चुके हो। वो बोली, उस वक्त की बात दूसरी थी जनाब, उस वक्त तो हम खौफज़दा थे। प्रोफेसर ने कहा, और खौफ के आलम में भी तुमने बड़ी सही चीज़ों का इंतखाब किया लिज़ी, अच्छी बात है। मैं ज़हीन लड़कियों को पसंद करता हूँ, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम ये सामान थोड़ा थोड़ा आपस में बांट लेते हैं। वैसे हमारे पास 4 घोड़े हैं, तुम्हें हम ही लोगों में से किसी के साथ सफ़र करना होगा। लिज़ी ने गर्दन हिला दी। उसने आमादगी का इजहार कर दिया था। कैनिस के लिए बर्ड ने फौरन ही अपनी खिदमात पेश कर दी और सूरत हाल को देखते हुए उसकी पेशकश को कबूल भी कर लिया गया। जाहिर है उन लड़कियों को किसी न किसी के साथ तो सवार होना ही था। लिज़ी को अलबत्ता न मैंने कबूल किया न मैकनो ने, चुनाचे उसका जोनाथन के साथ सफ़र करना एक फितरी अमल था। वैसे उन लोगों के साथ खाने पीने का इतना सामान मौजूद था कि हमारी वक्ती मुश्किलात दूर हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।